Hello everyone, I am Lakshya Arora, the founder of TechListen. It's a student platform made for the students and by the students. Our aim is to share free knowledge with everyone. And आज के इस वीडियो में हम लोग पीआरपी का पार्ट 6 कवर कर रहे होंगे. टॉपिक्स आज कवर होंगे वो होंगे पीएसडीएफ, पॉइजन प्रोसेस एंड लास्टली मार्कअप प्रोसेस. राइट, अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट बना लिए पीआरपी के. और अगर किसी ने नहीं देखा है तो अगर आपको रैंडम प्रोसेस से स्टार्ट करना है तो पार्ट 4 से देखना. पार्ट 4 में बेसिक रैंडम प्रोसेस, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब. पार्ट 5 में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रैंडम वॉक, देन ऑटो कोरिलेशन, आरटीएसपी, अकॉर्डिंग, बहुत सारे. एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे पीएसटीएफ, पॉइजन एंड मार्कऑफ. राइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब लोग लाइक एंड कमेंट कर दो फॉर हार्ड वर्क. अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन. इसको शॉर्ट फॉर्म होती है पीएसटीएफ. ठीक है, तो देखो, एस ओमेगा इज कॉल्ड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन और स्पेक्ट्रल डेंसिटी, यानी कि एस ओमेगा. दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन और सेकंड टर्म स्पेक्ट्रल डेंसिटी, यानी कि ऑब्वियसली जिसके नाम पे हम पढ़ रहे हैं वही है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एस ओमेगा. राइट, अच्छा, एस तो यहाँ कोई फंक्शन है, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यानी कि दिस थिंग इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ओमेगा. राइट, so Sx omega is a measure of its power distribution as a function of frequency. It is used to determine the bandwidth. अब देखो, जो S ओमेगा है और Sx ओमेगा, whatever Sx ओमेगा, ये क्या है? ये हमें क्या ये क्या बता रहा है? ये हमको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. लाइक कितनी फ्रीक्वेंसी में कैसी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट, तो वो हमको वेरिएशन बता रहा है एस एक्स ओमेगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन. तो नाम के अकॉर्डिंग है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन, जो कि एक फंक्शन जो कि पावर के बारे में बता रहा हूँ, एंड स्पेक्ट्रल डेंसिटी. राइट, तो इफ एक्स टी इज अ स्टेशनरी प्रोसेस, कोई मान लो स्टेशनरी प्रोसेस है विद एन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर एक्स एक्स टाउ, हमको उसका आर एक्स एक्स यानी कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर टाउ के रेस्पेक्ट में वेरिएशन गिवन. राइट, ये चीज हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट में टाउ क्यों आया इन अ स्टेशनरी प्रोसेस. और डब्ल्यू इज बेसिकली मीन इज कांस्टेंट एंड आर एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी1 माइनस टी2 और टाउ, है ना. तो हमको आर एक्स एक्स टाउ गिवन है, तो अब मेरे को एस एक्स ओमेगा, यानी कि अब मेरे को स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन निकालना है, यानी कि एस एक्स ओमेगा. मेरे को आर एक्स एक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाउ, अब मेरे को एस एक्स ओमेगा निकालना है. मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो, एस एक्स ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स एक्स टाउ, यानी कि ये जो आर एक्स एक्स टाउ है ना, इसका आप केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एस एक्स ओमेगा, यानी कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन will give me the spectral density function s omega. तो यहाँ फॉर्मूला है s omega और s x omega equal to integration from minus infinite to plus infinite r x x tau into e की पावर minus iota omega tau d tau. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म. राइट, so this is the Fourier transform of r x x tau which will give me s omega. राइट, तो पीएसडी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको याद होना चाहिए उस चीजें. ठीक है, तो एस ओमेगा कैसे मिलेगा मेरे को? दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स एक्स टाउ और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आर एक्स एक्स टाउ ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाउ डी टाउ. राइट, अब रिवर्स होता है, यानी कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. अगर मेरे को एस ओमेगा गिवन है, देन हाउ विल आई रीच टुवर्ड्स द आर एक्स एक्स, यानी कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसे पहुंचूंगा? अगर मेरे को एस ओमेगा गिवन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है आर एक्स एक्स टाउ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एस एक्स एक्स ओमेगा, यानी कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन इनटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा. राइट, तो यहाँ पे हम ओमेगा के रिस्ट्रिक्ट में करेंगे एंड ऊपर जब हम स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन निकाले थे तो हम टाउ के रिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे. राइट, तो ये फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, एस ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टाउ एंड आर टाउ इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओमेगा. राइट, बहुत. अब आते हैं हम एवरेज पावर. अब देखो, जो मैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन और एस ओमेगा निकाल लूँ, उससे मेरे को एक वेव की एक पावर, एवरेज पावर मिलेगी. तो उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स एक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज पावर. एवरेज पावर उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट
स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन इनटू डी ओमेगा, राइट। बहुत सिंपल है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एस एक्स एक्स ओमेगा इनटू डी ओमेगा। एक का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, एक का फॉर्मूला होता है दैट इज, हाँ, अगर मान लो मेरे को केवल एक्स टी गिवन है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को एस ओमेगा की स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन गिवन है, तो मैं सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ऊपर वाला, है ना, 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस प्लस इनफाइनाइट एस एक्स ओमेगा डी ओमेगा। लेकिन अगर मेरे को रैंडम प्रोसेस एक्स टी गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जो एक्स स्क्वायर टी है उसका मीन निकालूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टी, उसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम माइनस टी टू प्लस टी, एंड लिमिट लगाऊंगा टी टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1/2t, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर का। क्वेश्चन में पावर पूछेगा एंड इन दोनों में से कोई सा एक यूज होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सिंपल तो ऊपर वाला है, लेकिन कब, जब मेरे को एस ओमेगा गिवन हो तब। अगर एस ओमेगा गिवन नहीं है देन तो फिर यही लगाना पड़ेगा, राइट। अभी क्वेश्चन में हम सब चीजें देखेंगे, सब चीजें, ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स दी वाइनर कंडीशन थ्योरम। ये समझा कहती है कि मान लो मेरे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन नहीं है, यानी कि आर एक्स एक्स क्लाउड नहीं है, तो अब बताओ कि मैं एस ओमेगा कैसे निकालूंगा, यानी कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन एस ओमेगा कैसे निकालूं। पहले तो इजी था कि मैं केवल आर एक्स एक्स टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखता था तो मेरे पास एस ओमेगा आ जाता था, बट अब मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल है। तो ये मेरे को वाइनर कंडीशन ने एक फॉर्मूला दिया कि पहले मैं क्या करूंगा, जो एक्स टी यानी कि रैंडम प्रोसेस गिवन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, है ना। जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो होगा एक्स टी ओमेगा, ये होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। तो जो मेरा रैंडम प्रोसेस है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी यानी कि रैंडम प्रोसेस, ये आएगा मेरे पास एक्स टी ओमेगा। अब क्या करना है, एक्स टी ओमेगा आ गया, अब इस एक्स टी ओमेगा का मॉड निकालो, उसका स्क्वायर करके उसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, एंड मल्टीप्लाई 1/2t उसकी लिमिट। बहुत लंबा फॉर्मूला है, आई कैन गेट इट, बहुत लंबा फॉर्मूला है, बट ठीक है, किसी किसी वर्स्ट केस में यूज हो जाएगा जब मेरे पास केवल रैंडम प्रोसेस होगा तब, ठीक है। तो फॉर्मूला एस ओमेगा इक्वल टू लिमिट t टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1/2t एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स टी ओमेगा का होल स्क्वायर, राइट। वैसे फॉर्मूला सिंपल है, और देखो यहीं से ही यहीं से ही मेरा ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यू कैन लेट फाइनल कंडीशन ने जो फॉर्मूला दिया था उससे एवरेज पावर भी निकल जाएगी। सिंपल है, अगर मेरे को ऑटो कोऑर्डिनेशन फंक्शन गिवन नहीं है देन व्हाट विल आई डू, देन मैं आपको रैंडम प्रोसेस गिवन होगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, उसका मॉड लो, उसका स्क्वायर लो, उसकी एक्सपेक्टेशन निकालो, मल्टीप्लाई 1/2t उसकी लिमिट लगा दो, आंसर, राइट। बहुत लंबा फॉर्मूला है बट आप लिखने तो तुम्हारा आ जाएगा। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बता तो दिया कि आप सिंपली अगर आप आर एक्स एक्स टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो मेरे पास एस ओमेगा आएगा, बट मैंने ये तो बताया नहीं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखो मेरे पास क्या होता है, मान लो मेरे पास एक्स टाउ है, एक्स टाउ कुछ एक फंक्शन है, तो अगर मैं फोरियर निकालूंगा तो मेरे को दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वेरिएशन मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं टाउ के रेस्पेक्ट में बनाऊं मेरे को ओमेगा के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीजें फोरियर यूज होता है कि एक वेरिएबल से मोस्ट ऑफ द टाइम से फ्रीक्वेंसी माना है तो आप फोरियर चेंज ही करते हो, राइट। तो अगर मेरे पास कोई सा भी टाइम फंक्शन है, कोई सा भी टाइम फंक्शन है, तो 1 सेकेंड, टाइम फंक्शन है, तो मैं उसका अगर फोरियर निकालूंगा सो दैट विल गिव मी द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, राइट। सो यही अच्छा, एक चीज और, अब ये देखो ये है हमारे पास एक्स टाउ, यानी कि ये टाउ है, और अब इनका मैंने फोरियर निकाला राइट साइड में, तो ये टेबल आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन में कोई सा भी हो सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कह दें कि ये है ई की पावर माइनस अल्फा टाउ, अब इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होगा तो पता है क्या करना होगा, पहले आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड टाउ, है ना। देन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी टाउ, डी टाउ डी टाउ, है ना, फ्रॉम माइनस, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे बेटर इनके आंसर याद रखें, सिंपली 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करते करते सारे याद रखें, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सब पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीएसजीएफ की थ्योरी खत्म होती है। पीएसजीएफ की थ्योरी में कुछ नहीं था, सिंपली आपको
पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन एस ओमेगा होता है, दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, यानी कि एस एक्स ओमेगा इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्सिस टाउ। अदरवाइज ये फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लो कि एस ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्सिस टाउ ई की पावर माइनस आईटा ओमेगा टाउ टी टाउ, लिमिट्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टुवर्ड्स प्लस इनफाइनाइट, राइट। और अगर इनवर्स हो, यानी कि आपको अगर एस ओमेगा गिवन आपको आर एक्सिस से पहुंचना हो तो इनवर्स करके निकाल दो फॉर्मूला। थर्ड थिंग, एवरेज पावर के दोनों फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। फोर्थ थिंग, वाइनर कंसेंट थ्योरम, ये याद रखना चाहो रख लो। कभी कभी अगर आपको आर एक्सिस पावर गिवन नहीं होगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप ये वाले फॉर्मूले याद रखो, जो फॉर्मूले मार्क कर रहा हूँ वो तो याद होने ही होने चाहिए ऑन टिप्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और ये दोनों होना चाहिए। तो ये चार फॉर्मूले होने चाहिए। इसके अलावा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी याद करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, राइट। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ पीएसटीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos पाई टाउ एंड sin p टाउ। तो अब देखो कि यहाँ पे ढूंढो cos का फंक्शन का, ये देखो ये रहा cos ओमेगा नॉट टाउ, इसका फोरियर होता है, फोरियर होता है इसका, सॉरी इसका फोरियर होता है पाई, मार्क करता हूँ एक सेकंड, पाई ब्रैकेट में डेल ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, जो टाउ के साथ फैक्टर है। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पी की, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट पी हो गया, तो आंसर आ जाएगा पाई कॉस, तो सॉरी पाई डेल ओमेगा माइनस पी प्लस डेल ओमेगा प्लस पी। अब बढ़े टुवर्ड्स साइन, साइन ओमेगा ना टाउ का क्या होगा मेरे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिंपली ब्रैकेट में बाहर माइनस लगा, माइनस पाई इंटू आयोटा, ब्रैकेट में डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट। बहुत सिंपल है, इसे तो अभी याद कर लो, बहुत इजी है कि देखो कॉस्ट में पहले पाई आएगा एंड बाकी तो डेल ओमेगा माइनस पी प्लस डेल ओमेगा प्लस पी। साइन में क्या होगा, बस सिंपली पहले बाहर माइनस आएगा, बस सिंपल, बाकी सब सेम, ठीक है। तो इतना तो अब याद कर ही लो आप कि कॉस का क्या होता है, याद करो मेरे साथ, पाई ब्रैकेट में डेल्टा ओमेगा माइनस पी प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस पी, साइन का बस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस आयोटा इंटू पाई इंटू दैट सेम डेल ऑफ ओमेगा माइनस प्लस डेल ओमेगा प्लस पी, राइट। तो पहला क्वेश्चन डन। सेकंड पे आते हैं, फाइंड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन whose spectral density is given by this, यानी कि मेरे को एस ओमेगा गिवन है और मेरे को आर एक्स एक्स टाउ निकालना है, आर एक्स एक्स टाउ। मैंने बताया था कि अगर आपको आर एक्स एक्स गिवन हो तो सिंपली आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो मेरे को दे देगा एस ओमेगा। लेकिन अगर मेरे को एस ओमेगा गिवन हो तो मैं इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा एंड दैट विल लीड टू आर एक्स एक्स टाउ। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है कि आर एक्स एक्स टाउ, आर टाउ इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन, क्या होता था, स्पेक्ट्रल डेंसिटी एस ओमेगा, सॉरी एस ओमेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है फॉर्मूला, हाँ यही होता है। तो बस ये फॉर्मूला हम लगाएंगे सिंपली, तो जो है आर एक्स एक्स टाउ इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस एस ओमेगा मेरे को गिवन। अब देखो एस ओमेगा क्या है, जब तक मॉड ओमेगा लेस देन 1 है, यानी कि ओमेगा जब तक मेरा -1 से लेकर के 1 की रेंज में है, देन मेरा जो डेल है, जो स्पेक्ट्रल फंक्शन है दैट इज पाई, अदरवाइज जीरो है। तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सिंपली ये हो जाएगा। अब देखो एस ओमेगा को मैं ब्रेक कर लेता हूँ इंटरवल्स में, तो देखो माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 टू 1 और 1 टू इनफाइनाइट, ये तीन इंटरवल बनेंगे। अब माइनस इनफाइनाइट टू -1 विल बी जीरो बिकॉज एस ओमेगा मेरा जीरो है, देखो लिखा हुआ है जीरो, अदरवाइज -1 to 1 के बीच में कुछ वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू पाई। Third thing, from pi towards 1 towards infinite, that is also zero. Why so? Because it's written zero otherwise. तो केवल एक रीजन बचता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन पाई ई की पावर आयोटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा। तो पाई बाहर ले जाओ, पाई बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा। अब देखो आपने वो पढ़ी है ना 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पे एक चीज पढ़ी होगी, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वही फॉर्मूला यूज करूंगा, क्यों बताऊंगा क्यों यूज करा है मैंने, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन बहुत इजी हो रहा है।
अब देखो e की पावर आयोटा ओमेगा टाउ क्या हो गया, थीटा की जगह जस्ट मेरे को ओमेगा टाउ लिखना है जस्ट, तो हो गया cos ओमेगा टाउ प्लस आयोटा sin ओमेगा टाउ डी ओमेगा। अब cos का इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो 1/2 ब्रैकेट में cos का होता है sin ओमेगा टाउ बाय टाउ, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाउ कांस्टेंट है तो बाय टाउ आ जाएगा, प्लस cos sin का हो जाएगा आपके पास माइनस cos, तो माइनस cos ओमेगा टाउ बाय टाउ, यहाँ पे आयोटा है, आयोटा मैंने पता नहीं कहाँ मिस कर दिया, माइनस आयोटा आएगा बल्कि माइनस आयोटा। तब देखो कॉस होता है मेरे पास इवन फंक्शन होता है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या होगा, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, राइट, जीरो हो जाएगी, तो कॉस हट जाएगा। बट साइन में क्या होगा कि वो साइन ऑफ ओमेगा टाउ माइनस साइन ऑफ माइनस टाउ हो जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो 1/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टाउ बाई टाउ बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल इंडीड लीड टू साइन टाउ बाई टाउ, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना था, एस ओमेगा गिवन था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था, आर एक्स एक्स टाउ इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस प्लस इनफाइनाइट एस ओमेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा, राइट, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बहुत इजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द पावर डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ स्टेशनरी प्रोसेस आर एक्स एक्स टाउ ऑफ एक्स टाउ इक्वल टू आर एक्स टाउ इक्वल टू दिस। अब मेरे को आर एक्स एक्स गिवन है, मेरे को अब निकालना है क्या, I have to simply find my s omega, right? अब मेरे को s omega निकालना है, कैसे निकालूंगा, s omega इक्वल टू इंटीग्रेशन r x x टाउ e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाउ माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो अब देखो सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये मैंने r x x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, जो क्वेश्चन में गिवन है 6 प्लस e की पावर माइनस 2 टाउ मॉड टाउ इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाउ डी टाउ। तो अब देखो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ रीजन्स में, पहला हो जाएगा 6 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टाउ डी टाउ प्लस ई की पावर माइनस 2 टाउ इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा डी टाउ। अब देखो ये क्या हो गया, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6, ये क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस 2 मॉड टाउ। अब सिंपली टेबल देखो, फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला जो शीट से निकालो एंड आंसर लिख दो, अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं होता तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, कितना मुश्किल होगा, राइट। तो अब देखो फोरियर ऑफ 6 में ढूंढना कहाँ है, फोरियर ऑफ 6, फोरियर ऑफ 6। अब टेबल में देखो क्या हो रहा है, टेबल में हर चीज टाइम पे डिपेंडेंट है एक्सेप्ट फॉर दिस फंक्शन, इसलिए ये जो है मेरा आई विल यूज दिस एज फोरियर ऑफ 6, इसका आंसर होता है 2 पाई अल्फा इंटू डेल ओमेगा, 2 पाई अल्फा इंटू डेल ओमेगा, तो फोरियर सिक्स का हो जाएगा, फोरियर सिक्स विल बी 2 पाई इंटू 6 इंटू डेल ओमेगा, राइट, बस, तो हो जाएगा 12 पाई डेल ओमेगा प्लस फोरियर ऑफ ई की पावर माइनस 2 मॉड टाउ। अब अपने टेबल में ढूंढो ये कहाँ पर है, देखो यार ई की पावर माइनस एल्फा मॉड टाउ, क्या आंसर होता है इसका, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखो 2 अल्फा, अब अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा बताओ क्या है, अल्फा इज 2, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बन गया 4 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिंपली आंसर आ गया, राइट, कुछ नहीं करना था, द स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन इज द फोरियर ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, फॉर्मूला लिखा, टेबल से फॉर्मूला ढूंढा, आंसर लिख दिया, दैट्स इट, राइट। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन दी पीएसटीएफ, यानी कि मेरे को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन एस ओमेगा गिवन है, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। अब माय क्वेश्चन इज टू फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द प्रोसेस। अब देखो पावर के दो फॉर्मूले थे मेरे पास, दो फॉर्मूले याद है, पहला कब, जब मेरे पास एस ओमेगा गिवन हो, दैट इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफिनिट एस ओमेगा डी ओमेगा। सेकंड वन जब मेरे को एक्सटी गिवन हो, अब मेरे को कुछ में क्या गिवन है, मेरे को एस ओमेगा ही गिवन है, सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें 1/2 पाई इंटीग्रेशन एस ओमेगा डी ओमेगा फ्रॉम माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट। अब देखो ये आ गया 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एस ओमेगा, दैट इज व्हाट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इनटू डी ओमेगा, लिमिट्स माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट। अब देखो आपने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई, तो यहाँ पे सेम फॉर्म बन रही है, तो 1/2 पाई तो बाहर है ही है। अब देखो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, अब मैं एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा इसका 1/2 tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, राइट,
तो मैंने यहाँ वही लिखा है 1/2 ये बाहर ले लिया, tan इनवर्स ओमेगा बाय 2 लिमिट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट। अब देखो पी एवरेज इज दिस। अब देखो अब मेरे को निकालना है tan इनवर्स इनफाइनाइट और tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट। tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan inverse sorry tan inverse, it is not working, just give me a second. हाँ, तो tan inverse of infinite and tan inverse of minus infinite सिंपली। अब ये होता है π/2, ये होता है -π/2। सिंपली पुट कर दो π/2 माइनस -π/2, दैट विल बी इंडीड पाई, तो π/2 बाय 1/2, 1/2 into 1/2 1/4, तो एवरेज पावर आ गया मेरे पास 1/4। सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन करा, लिमिट्स पुट करी, दैट्स इट। तो पी एवरेज इक्वल टू 1/2 बाय इंटीग्रेशन ऑफ एस एक्स एक्स ओमेगा डी ओमेगा फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज द पीएसडीएफ ऑफ अ जीरो मीन प्रोसेस एक्सटी इज गिवन बाय दिस। अब मेरे को आर्ट ऑफ फाइंड करना है, सिंपल है। पहली चीज गिवन है मेरे को मीन जीरो, देखते हैं कहीं अगर ये चीज यूज हो रही होगी तो, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट थिंग पे आता हूँ मैं, एक्स में क्या मैंने आर टाउ निकालना है, सिंपली आर टाउ इक्वल टू व्हाट 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस नॉट प्लस इनफाइनाइट इनवर्स ऑफ दिस एस ओमेगा, इनवर्स फोरियर ऑफ एस ओमेगा। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला सिंपल है। अब देखो जब तक ओमेगा मेरे रेंज में है, इस रेंज में है मेरा माइनस ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा नॉट तक, तब तक तो मेरे पास पी एस टी एफ है दैट इज 1, अदरवाइज इट्स 0। तो मैं ब्रेक कर दूंगा इसको माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट टू प्लस इनफाइनाइट। तो इन दोनों में 0 होगा, केवल 2 जीरो बचती है, एक जीरो बचती है, माइनस ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट। तो लिमिट्स आ गए माइनस ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट, एंड इन दैट केस मेरे पास ओमेगा 1 होता है एस ओमेगा, तो 1 इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टाउ। अब देखो सेम 12th वाला पोलर फॉर्म, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ भी सेम चीज करी है मैंने, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कर दिया कॉस ओमेगा टाउ प्लस आयोटा साइन ओमेगा टाउ डी ओमेगा। अब देखो 1/2 बाहर ले जाओ। अब देखो मैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाउ कॉन्स्टेंट है, तो 1/टाउ आ गया, तो 1/2 पाई इंटू 1/टाउ। अब देखो कॉस का होता है क्या होता है साइन, और साइन का होता है माइनस कॉस, माइनस कॉस फिर से वही इवन फंक्शन है, तो 0 बन जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपली लिमिट पुट कर दो, तो आंसर आ गया साइन ओमेगा नॉट टाउ बाय पाई टाउ। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाया, लिमिट से कहाँ से कहाँ तक है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया साइन ओमेगा नॉट टाउ बाय पाई टाउ, राइट। वेरी सिंपल। दैट एंड्स अवर पीएसजीएफ, यानी कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन। पीएसजीएफ एस ओमेगा होता है, वो क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स एक्स टाउ। In other words, it is integration of minus infinite plus infinite r x x tau e की power minus iota omega tau d omega d tau sorry। एंड अगर मेरे को आर एक्स एक्स निकालना है, देन इट इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एस ओमेगा e की पावर आयोटा ओमेगा टाउ डी ओमेगा, राइट। देन पावर इज 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एस ओमेगा डी ओमेगा, राइट। सो ये टेबल याद रखनी है, दैट एंड्स अवर पीएसटीएफ। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पॉइजन प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉइजन प्रोसेस। अभी मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, याद करो, जब मैंने आपको वो बताया था ना सेमी रैंडम टेलीग्राफिक सिग्नल प्रोसेस SRTSP, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटी है दैट वाज -1 की पावर एनटी, सॉरी -1 की पावर एनटी, where nt is number of occurrence of that event and that thing follows Poisson process। मैंने आपको बताया था कि वो चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखो अब मैं बताता हूँ कि जब भी मेरे को नंबर ऑफ अकरेंस की बात हो रही होती है ना, देन मेजरली आई यूज पॉइजन प्रोसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ अकरेंस टेंड टुवर्ड्स पॉइजन प्रोसेस। अब देखो अगर 0 से t मेरे पास टाइम इंटरवल है, उसके बीच में अगर मेरे पास xt नंबर ऑफ अकरेंस हो रहे हैं, यानी कि वो xt बार एक इवेंट अगर हो रहा है, then in that case this
this process follows Poisson process, right? So this follows Poisson process. अब देखो, हाँ, xt is number of occurrence in 0 से time t and xt is Poisson process. Then formula क्या होता है? Formula of n occurrence, formula xt equal to n. xt क्या दिखा रहा है मेरे पास? Number of occurrence, यानी कि number of occurrence equal to n, यानी कि n बारी अकर करने की probability क्या है? That is e की power minus lambda t into lambda t की power n upon n factorial, यानी कि जितनी बार मेरा अकर होगा n, that is n, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज नंबर ऑफ अकरेंस इन यूनिट टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं r मेरी यूनिट है तो नंबर ऑफ अकरेंस 1 आवर 2 आवर, अगर मिनट है तो 1 मिनट 2 मिनट, ऐसे करते करते, ठीक है. फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला ऑफ n अकरेंसेस e की पावर माइनस लैम्डा टी इनटू लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. अब देखो, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो पॉइजन के नाम से, कुछ याद आ रहा है पॉइजन के नाम से, मैं याद दिलाता हूँ. पॉइजन आपने पढ़ा था, पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, याद है? जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था अपनी वीडियो में, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो वहां पे क्या फॉर्मूला था? वहां था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग x इक्वल टू r, दैट वाज e की पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा की पावर r ऑन r फैक्टोरियल, यही था. अब देखो, सेम चीज आपको यहाँ नहीं दिख रही? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. चलो मैं इसको अगर n कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा. क्या डिफरेंस है? बस यहाँ पे एक डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सको, यहाँ पे लैम्डा टी है, यहाँ पे लैम्डा है. क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ रैंडम प्रोसेस. पहले लेक्चर में बताया था, पार्ट 3 में बताया था मैंने आपको कि पार्ट 4 में सॉरी, कि रैंडम प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब मैं टाइम डिपेंडेंट फंक्शन पढ़ता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा टी हो गया, बाकी सब चीज एकदम सेम है. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी इवेंट्स is equal to probability x equal to, यानी कि n occurrence in time t, that is equal to e की power minus lambda t की power n upon n factorial, and number of occurrence can be either 0, either 1, 2 or anything integer value, ठीक है. तो सही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा टी, तो इट्स सेम एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पैरामीटर लैम्डा टी हो गया. और लैम्डा क्या है? नंबर ऑफ अकरेंस इन यूनिट टाइम, याद रखना, नंबर ऑफ अकरेंस इन यूनिट टाइम, राइट. अब आते हैं इसका मीन, पॉइजन प्रोसेस का मीन और वेरिएंस. अब देखो, आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या पढ़ा था? दैट वाज लैम्डा, और इसका वेरिएंस भी लैम्डा था. तो यहाँ भी सेम है, बस लैम्डा टी हो गया यहाँ पे, क्योंकि रैंडम प्रोसेस है. तो पॉइजन प्रोसेस का मीन लैम्डा टी है, वेरिएंस भी लैम्डा टी है. इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है लैम्डा स्क्वायर टी वन टी टू प्लस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा है इनटू मिनिमम ऑफ टी वन कॉमा टी टू, यानी कि आर एक्स एक्स टी वन टी टू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टी वन टी टू प्लस लैम्डा इनटू मिनिमम ऑफ टी वन टी टू. ये हो गया ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, याद रखना एग्जैक्ट, ठीक है. अब आते हैं ऑटो कोवेरिएंस पे, ठीक है. ऑटो कोवेरिएंस क्या होता है? आर एक्स एक्स माइनस मीन स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आर एक्स एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर टी वन इंटू टी टू, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो वो बनेगा लैम्डा इंटू मिनिमम ऑफ टी वन कॉमा टी टू. सिंपल, वेरी सिंपल. अब आते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि रो एक्स एक्स पे. तो अगर टी टू ग्रेटर देन टी वन है तो मेरे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है अंडर रूट टी वन बाई टी टू. लेकिन अगर ग्रेटर देन टी वन टी टू होगा, देन फॉर्मूला बन जाएगा रूट टी टू बाई टी वन. तो जो भी छोटा होगा वो ऊपर आएगा और जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा, राइट. बहुत सिंपल है पॉइजन प्रोसेस, कुछ नहीं है. नंबर ऑफ एन अकरेंस इन टाइम टी का फॉर्मूला e की पावर माइनस लैम्डा टी इनटू लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहां लैम्डा है नंबर ऑफ अकरेंस इन यूनिट टाइम एंड उसका मीन होता है लैम्डा टी, वेरिएंस लैम्डा टी, and auto correlation coefficient is, auto correlation is lambda square t1 t2 plus lambda into minimum of t1 comma t2, and auto covariance is lambda into minimum of t1 comma t2. Rho is under root t1 by t2 greater than t1. अगर t1 बढ़ा तो root t2 by t1. अब आते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन प्रोसेस. इसके ऊपर ही क्वेश्चन आने के चांसेस 99%, ठीक है, 99%. अगर पॉइजन से आया तो आएगा वो. तो अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन प्रोसेस. पॉइजन प्रोसेस नॉट अ स्टेशनरी प्रोसेस. क्यों? सोचो, क्या कंडीशन थी? पहली चीज मीन कांस्टेंट, दूसरी चीज आर शुड बी फंक्शन ऑफ t1 माइनस t2, दैट वाज द कंडीशन ऑफ WSS. बट यहाँ मीन क्या है? लैम्डा टी. अगर मीन लैम्डा टी, मैंने अभी पढ़ा है, मीन इज लैम्डा टी. अगर मीन लैम्डा टी है देन इट कैन नेवर बी अ स्टेशनरी प्रोसेस, हेंस प्रॉपर्टी 1 is true.
सेकेंड थिंग, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस इज ऑल्सो पॉइजन प्रोसेस। यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉइजन प्रोसेस है लैम्डा वन और एक और है लैम्डा टू टी, ये उसका क्या होगा, लैम्डा हो गया। देन इन दोनों का समेशन भी एक पॉइजन प्रोसेस होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू टी। ठीक है, दैट विल बी द पॉइजन प्रोसेस। दोनों का सम भी पॉइजन प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं यही चीज डिफरेंस में देखूं, यानी कि बट नॉट डिफरेंस, यानी कि अगर दो मेरे पास पॉइजन प्रोसेस है, देन इन दोनों का डिफरेंस नीड नॉट बी अ पॉइजन प्रोसेस, राइट। तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज नॉट अ पॉइजन प्रोसेस। तो ये चीज याद रख लो। थ्योरी में पूछ सकते हैं कि अगर दो पॉइजन प्रोसेस, दोनों का समेशन इज पॉइजन बट डिफरेंस इज नॉट पॉइजन, राइट। So that was the property number two. One done, two done. अब देखो पॉइजन प्रोसेस इज अ मार्कअप प्रोसेस। अब देखो मार्कअप मैं इस पे नेक्स्ट चीज में आने वाला हूँ, बट अभी के लिए समझो कि मार्कअप का मतलब क्या है। मार्कअप क्या कहता है कि जो चीज है मेरे पास, फ्यूचर चीज इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्रेजेंट, नॉट ऑन पास्ट, राइट। प्रेजेंट नॉट पास्ट। तो यही चीज मेरी पॉइजन प्रोसेस फॉलो करता है। एंड इसके दूसरा नाम भी है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ी हुई थी पहले, ठीक है, बहुत पार्ट टू पार्ट थ्री में पढ़ाई थी मैंने। तो अब देखो इसका मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी एक्स टी थ्री इक्वल टू एन थ्री गिवन दैट एक्स टी टू इक्वल टू एन टू, एक्स टी वन इक्वल टू एन वन। यहाँ मतलब क्या है कि मेरे पास टी थ्री अगर होने वाला है, गिवन दैट एक्स टू अभी अगर हुआ है एंड एक्स टी वन उससे पहले अगर हुआ है। इसका फॉर्मूला सेम होगा एज टी थ्री होने वाला है, यानी कि टी थ्री इवेंट होने वाला है, एंड गिवन दैट टी टू हुआ अभी, राइट, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टी वन। यही मेरे पास मार्कऑफ कहता है कि जो मेरे पास फ्यूचर स्टेट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट स्टेट, नॉट ऑन द पास्ट स्टेट, राइट। तो ये चीज है मेरे पास, that probability x3 equal to n3 depends only on n2 not on n1, that is also called as memoryless। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उससे मेमोरी खत्म होती जाएगी, यानी कुछ अच्छी तरह भूलता जाएगा, राइट। तो दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ मार्कअप प्रोसेस। अब ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। देखो, द इंटर अराइवल टाइम ऑफ अ पॉइजन प्रोसेस, i.e. द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव occurrences of a poison process with a parameter lambda has an exponential distribution with mean 1 upon lambda। मतलब क्या है? मान लो मेरे पास पहला पॉइजन प्रोसेस है ना, P1, ये दूसरा P2, ठीक है। मेरे पास दो पॉइजन प्रोसेस अकर हो रहे हैं P1 P2, बट दोनों के बीच का टाइम मान लो मेरे पास T सेकेंड है, ठीक है, ठीक है, T सेकेंड मेरे पास टाइम है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इंटर अराइवल टाइम ऑफ अ पॉइजन प्रोसेस, यानी कि द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अकरेंसेस of a poison process with parameter lambda has an exponential distribution with a mean 1 by lambda। यानी कि दो पॉइजन प्रोसेस होना, मान लो P1 या P2, दोनों के बीच में T सेकंड का टाइम है। इन T सेकंड में मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा होगा एंड उसका मीन होगा 1 by lambda। पीडीएफ होगा लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और सीडीएफ होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। तो ये फॉर्मूला सेम है एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, दो अगर उन्हें पॉइजन बीच का टाइम इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 1 बाय लैम्डा, पीडीएफ इज लैम्डा इनटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी एंड सीडीएफ इज 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। तो इसका वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, प्रॉपर्टी डन। चार प्रॉपर्टी होंगे, लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ईच आउटकम ऑफ ई हैज अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी p of being recorded and recordings are independent of each other, then lambda t is given as lambda p। अगर कहीं भी क्वेश्चन में ना हर आउटकम के पास एक प्रोबेबिलिटी हो एंड वो चीज पॉइजन प्रोसेस फॉलो कर रहा हो, यानी कि वो इवेंट जो हो, पहली बात तो वो पॉइजन प्रोसेस का हो एंड उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है, देन इन दैट केस जो मेरे पास लैम्डा टी होता है, लैम्डा पहला लैम्डा था रैंडम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा था, फिर पॉइजन प्रोसेस में लैम्डा टी हुआ। फिर अब अगर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है अगर होने की, देन दैट विल बी रिटन एज लैम्डा pt, यानी कि इसको p से मल्टीप्लाई कर दूंगा
है ना। मतलब क्या है, अगर ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी p है अगर होने की, देन माय कोफिशिएंट लैम्डा t विल बिकम लैम्डा pt, राइट। तो ये भी क्वेश्चन है, अभी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो वेरी सिंपल है, बस अब करते हैं क्वेश्चन। थ्योरी हो गई पॉइजन की पूरी। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। If each a radioactive source emits particle at a rate of 220 per hour, find the probability that 5 particles are emitted during 15 minutes period. अब देखो, एक सोर्स है, वो पार्टिकल्स एमिट कर रहा है एंड रेट क्या है, लैम्डा 20 पर आवर। अब देखो मैंने बताया था कि आपको नंबर ऑफ अकरेंस इन यूनिट टाइम इज लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा के बिना मेरे को 20 पर आवर। अब मुझसे कह रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट 5 particles आर एमिटेड इन 15 मिनट्स पीरियड। 15 मिनट्स मतलब, अब देखो सारी क्वांटिटी आप आवर्स में लो, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लैम्डा आवर में लिया। तो दिस इज सॉरी दिस इज 1/4 और 15 मिनट्स 1/4 आवर्स। अब मुझसे कह रहा है कि 5 पार्टिकल हो 1/4 टाइम में, तो प्रोबेबिलिटी दैट, सॉरी, नंबर ऑफ अकरेंस कितने हैं, नंबर ऑफ अकरेंस है, नंबर ऑफ अकरेंस है मेरे पास 5 एंड टाइम कितना मिल रहा है 1/4। प्रोबेबिलिटी x 1/4 इक्वल टू 5, ये निकालना है मेरे को। यानी कि 1/4 आवर्स में 5 पार्टिकल्स एमिट हो, मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू लैम्डा टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। लैम्डा मेरे पास है 20, टाइम है 1/4 और n है 5। वैल्यू पुट करो, आंसर, सिंपली आंसर, राइट। बहुत सिंपल है, इजी। डाउट हो तो प्लीज रिमाइंड करके देख लो उसको। Second thing, a radioactive source emits particle at a rate of 5 per minute in accordance with Poisson process. Each particle emitted has a probability of 0.6 being recorded. Find the probability that 10 particles are recorded in 4 minutes period. Right. तो देखो लैम्डा है मेरे पास 5 पर मिनट। अब मेरे पे कह रहा है कि हर पार्टिकल की आकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। मुझसे कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 10 पार्टिकल्स हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 हो एंड टाइम कितना हो 4 मिनट्स। यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ अकरेंस इन 4 मिनट्स इक्वल टू 10, ये निकालना है उसमें। फॉर्मूला लगा दो बस, फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू 10 e की पावर माइनस लैम्डा। अच्छा यहाँ पे लैम्डा t की जगह लैम्डा pt होगा, बस यही ट्विस्ट है यहाँ पे। क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ने क्या कहा था आपसे, 5 सॉरी, कि अगर हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा p से। तो यहाँ p है 0.6, तो लैम्डा t की जगह लैम्डा pt हो गया, सिंपल। फॉर्मूला पुट करा, आंसर, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fisherman carries fish by catching fisherman carries a fish by catching a poison rate of 2 per hour from a large lake. If he starts fishing at 10 a.m., what is the probability that he catches one fish at 10:30 and 3 fish by noon? अब देखो, इसने 10 बजे से फिश पकड़ना स्टार्ट करा। मुझसे कह रहा है कि एक बात बताओ कि 10:30 तक मेरे पास एक फिश हो, और बाकी 10:30 से लेकर के 12 नून, मतलब 12 ही होता है, 10:30 से 12 तक 2 पेज रहो। मेरे को इसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बताओ एंड इसका मेरे पास लैम्डा के बिना, दैट इज 2, लैम्डा इज 2 पर आवर। तो एक बात बताओ, मेरे को इन दोनों की कंबाइंडली निकालनी है। तो आपको ये क्या लग रहा है, मतलब इवेंट से डिपेंडेंट है, आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं? यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास 10 to 10:30 में एक मछली आई, वन फिश आई, तो इवेंट सक्सेसफुल हुआ। बट अगर 3 मछलियां भी आई तो 10:30 to 12 में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दोनों चीजें एकदम इंडिपेंडेंट है। यानी कि अब मेरे को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी निकालना है मेरे को। तो ये क्या हो गया, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, वेरी सिंपल, राइट। अब पी ए क्या है, कैचिंग वन फिश फ्रॉम 10 to 10:30। पी बी क्या है, कैचिंग 2 फिश इन 10:30 to 12। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो पॉइजन का। पहला है पी ए मतलब एक फिश पकड़ना आधे घंटे में, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू हाफ इक्वल टू 1। सेकेंड थिंग क्या है, x इक्वल टू 3/2, यानी कि अब 3/2 आवर से मेरे को 2 मछली पकड़नी है, 2 फिशेस। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की फील पकड़ो कि यार ये दोनों इंडिपेंडेंट निकालने हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे ना, आपस में डिपेंडेंट किस हो सकता है ये? तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू बी बी, ये प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, तो पार्ट 1 में। तो बस वेरी सिंपल, केवल आंसर निकालना था।
अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होगा. यस. तो देखो, इफ अ कस्टमर अराइव एट अ काउंटर इन अकॉर्डेंस विद अ पॉइजन रेट ऑफ मीन 2 पर मिनट. अब देखो यहाँ पे लैम्डा 2 पर मिनट. तो फाइंड प्रोबेबिलिटी इंटरवल बिटवीन टू consecutive अराइवल्स इज मोर देन 1 मिनट, बिटवीन 1 मिनट एंड 2 मिनट. तो देखो, अब कस्टमर्स आ रहे हैं काउंटर पे एंड वो फॉलो कर रहे हैं पॉइजन प्रोसेस. पहला कस्टमर आया, इट फॉलो पॉइजन प्रोसेस. दूसरा है, इट फॉलो पॉइजन प्रोसेस. लेकिन इन दोनों के बीच में यानी कि कस्टमर 1 और कस्टमर 2 का इनके बीच में कुछ कुछ टाइम इंटरवल है. तो मुझसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहला पार्ट की टाइम इंटरवल बीच का 1 मिनट से ज्यादा हो. भले 1.5 मिनट हो, 1 मिनट, 1 सेकंड का इन्फाइनाइट हो, बट 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए. सेकेंड पार्ट कह रहा है कि वो आने का टाइम दोनों के बीच का दैट इज बिटवीन 1 मिनट एंड 2 मिनट. तो याद है प्रॉपर्टी नंबर 4 में बताई थी आपको कि बिटवीन टू पॉइजन प्रोसेस क्या होता था फॉर्मूला उसका. ये फॉर्मूला, इट फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. अगर टू पॉइजन प्रोसेस हैं देन उनके बीच का टाइम इंटरवल फॉलोज exponential with a mean lambda 1 upon lambda. PDF is lambda into e power minus lambda t. अब क्वेश्चन पे आते हैं. अब देखो ये क्या कह रहा है कि इनके बीच का टाइम इंटरवल जो है ये फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. उसका पीडीएफ हो गया मेरे पास लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी. और लैम्डा क्या है मेरे पास, लैम्डा है मेरे पास कितना 2 था ना शायद, हाँ 2. तो पीडीएफ हो गया 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 टी. अब मेरे को निकालना है कि दो के बीच का टाइम इंटरवल 1 से ज्यादा हो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट. ये तो आंसर होगा. अब 1 से इनफाइनाइट में निकालना मुश्किल है, तो सिंपली इसको 1 से माइनस करता हूँ बिटवीन 0 टू 1. कॉम्प्लीमेंट्री निकालो ना. अगर मैं 1 से इनफाइनाइट निकाल रहा हूँ तो उसको 1 में से माइनस करता हूँ 0 से 1 के बीच का टाइम. तो 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 टू ई की पावर माइनस 2t dt. इसका आंसर आ गया 0.136. राइट. सेकेंड पार्ट, अगर टाइम इंटरवल दोनों के बीच का 1 से 2 मिनट के बीच में हो तो वही पीडीएफ तो वही है लैम्डा यानी कि 2 इंटू ई की पावर माइनस 2t एंड इंटीग्रेट कर दो 2 इंटू ई की पावर माइनस 2t dt. टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 टू 2 पुट कर दो लिमिट्स, आंसर आ जाएगा सिर्फ. राइट. So that was all about our Poisson process. बहुत simple है. Number of occurrence in time t, lambda t, lambda e की power minus lambda t into lambda t की power n upon n factorial. उसका mean और variance याद रख लो. Properties, अगर दो Poisson हो रहे हैं बीच का time interval follows exponential with the mean 1 by lambda and PDF is lambda into e की power minus lambda t and CDF is 1 minus e की power minus lambda t. Right, बहुत simple है. और प्रॉपर्टी वो पी वाला है कि अगर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी हो तो लैम्डा टी विल बी लैम्डा पी टी. राइट. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक दैट इज द मार्कऑफ चेन. तो अब स्टार्ट करते हैं मार्कऑफ चेन. मार्कऑफ चेन के बहुत एप्लीकेशंस हैं. अभी तो यहीं पीआरबी में आपके आगे जाकर के मशीन लर्निंग एंड बहुत बहुत मतलब बायोलॉजी तक में भी मार्कऑफ का एप्लीकेशंस है. राइट. तो पढ़ते हैं. Present state fully captures all the information that could influence the future process. Right. अब क्या कर रहा है कि जो मेरा फ्यूचर स्टेट यानी जो होने वाला है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द करंट यानी कि प्रेजेंट स्टेट. उसका पास से कुछ संबंध नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी जो सीजीपी आने वाली है इस सेम के बाद वो 10th के मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं है ना. वो भी अब आपके करंट थर्ड सेम के बाद की सीजीपी पे डिपेंडेंट है. राइट. सो एग्जाम्पल सोचो आप कि जो मेरा फ्यूचर आने वाली है दैट इज डिपेंडेंट ऑन माई करंट सीजीपी जो मेरी चल रही है, नॉट ऑन माई 10th मार्क्स या 12th मार्क्स. ठीक है. तो माई फ्यूचर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन माई प्रेजेंट, नॉट ऑन दी पास्ट. राइट. और वैसे ये चीज पॉजिटिव भी लेनी चाहिए इसको कि जो मेरा फ्यूचर है दैट इज वर्क ऑन माई प्रेजेंट वर्क. जैसे काम कर रहा हूँ वैसे फ्यूचर है, नॉट ऑन माई पास्ट. ठीक है. तो फॉर टुवर्ड्स द मार्कऑफ प्रोसेस, प्रेजेंट स्टेट डिपेंड्स ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग स्टेट ऑन. यानी जब मेरी ये स्टेट होने वाली है तो जस्ट इससे पहले जो स्टेट होगी इसी पे ही डिपेंडेंट होगी. राइट. तो अब देखो, मैं एक इवेंट कंसिडर कर रहा हूँ ऑफ टॉसिंग कॉइन, आइदर हेड्स आइदर टेल्स. प्रोबेबिलिटी इक्वल, प्रोबेबिलिटी हेड इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी टेल इक्वल टू हाफ. ठीक है. तो एसेंट डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स इन एन टॉस. ठीक है. यानी कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं दैट इज डिनोटेड बाय एस एन.
तो प्रोबेबिलिटी दैट एस एन प्लस वन इक्वल टू के प्लस वन गिवन दैट एस एन इक्वल टू के, यानी कि आउट ऑफ एन टॉस आई हैव गॉट के हेड्स। एस एन इक्वल टू के का मतलब क्या है कि आउट ऑफ एन टॉसेस आई हैव गॉट के हेड्स। अब क्या कह रहा है एस एन प्लस वन, यानी कि मैं एक बार और टॉस को छालू एंड आई विल गेट अ हेड, क्यों? क्योंकि के प्लस वन लिखा है। यानी कि इस पूरे भाषण का मतलब यही है कि मेरे पास एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अभी, दैट इज हाफ, है ना। नीचे वाला क्या कह रहा है कि मेरे पास के हेड्स आ चुके हैं और अगर मैं एक बार और उछालूंगा तो टोटल के ही हेड्स आने, यानी कि वो एक टेल है, तो सिंपली आई विल बी गेटिंग अ टेल, दैट इज हाफ, सिंपल। सो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो मेरा के प्लस या एन प्लस वन स्टेट है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एन। इससे पहले एन माइनस वन एन माइनस टू करते जो कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, आई एम ओनली केयरिंग अबाउट एन, राइट। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मार्कऑफ चेन, एक्स एन इक्वल टू ए एन, सॉरी एक्स एन इक्वल टू ए एन गिवन दैट, ये सब हो चुके हैं। तो आप कितना ही बड़ा भाषण लिख दो, केवल अगर ये वाली स्टेट में देख रहा हूँ तो केवल इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा जो जस्ट पहले, उससे पहले कुछ भी हो रहा हो आई डोंट केयर। तो प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू एन गिवन दैट दिस इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू एन गिवन दैट एक्स एन माइनस वन इक्वल टू ए एन माइनस वन, जस्ट एक पहले वाली स्टेट, राइट। तो अब देखो probability xn equal to aj given that comma xn equal to xn minus 1 equal to ai। अब मैं n माइनस वन स्टेप पर हूँ, मेरे को जाना है n, कैसे पता चला? मैं xn माइनस वन पे हूँ, मेरे को xn जाना है और ये स्टेप है मेरा ai और मेरे को जाना है aj, ठीक है। यानी कि मेरे को ai से aj जाना है एंड दैट इज ओनली अ सिंगल स्टेप बिकॉज मैं n माइनस वन पे हूँ, मेरे को केवल एक प्लस वन करना है ना। सो मैं इसको दिखा रहा हूँ वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई कॉल इट एज वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि केवल एक स्टेप चल रहा हूँ मैं n माइनस वन टू n, राइट। एंड इसको मैं डिनोट कैसे करूंगा? प्रोबेबिलिटी सबस्क्रिप्ट आई जे मतलब क्या है? आई मेरा इनिशियल पॉइंट, जे यहाँ जाना है, तो आई टू जे जा रहा हूँ मैं एंड इंडेक्स है n माइनस वन टू n, राइट। सो दैट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। अब हम क्वेश्चन करेंगे सब चीज क्लियर होने वाली है। If one step transition probability doesn't depend on the step, then it is called homogeneous Markov chain and it is stationary। यानी कि अगर मेरा वन स्टेप ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो मैं n माइनस वन पे हूँ एंड मैं n तक जा रहा हूँ, राइट, तो ये वन स्टेप हो रहा है। अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन से स्टेप पे जा रहा हूँ, यानी कि मतलब मेरे को बस एक स्टेप चलना है ना, यानी कि मेरे को एक स्टेप चलना है, डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन से चल रहा हूँ, आइदर n माइनस वन टू n चल रहा हूँ और आइदर m माइनस वन टू m चल रहा हूँ, चलना एक ही स्टेप है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन आई कॉल दैट चेन एज होमोजेनस मार्कऑफ चेन। क्यों? क्योंकि आप कहीं से मतलब आप इंडेक्स कुछ भी रख लो, यानी कि आप n माइनस वन टू n चलो या फिर m माइनस वन टू m चलो, प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, दैट मींस दैट इज अ होमोजेनस मार्कऑफ चेन और इट इज अ स्टेशनरी प्रोसेस। तो बस ये कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस मार्कअप चेन का, इससे याद रखो। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ टीपीएम, ठीक है। अब टीपीएम की तरफ पढ़ते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो देखो व्हेन अ मार्कऑफ चेन इज होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब मेरे को स्टेप चलना है, अब वो कहीं से कहीं भी चलूं, यानी कि n माइनस वन टू n चलूं या फिर m माइनस वन टू m चलूं, चलना एक ही स्टेप है और प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, राइट। When Markov chain is homogeneous, one-step transition probability is denoted by Pij, and that TP matrix equal to Pij. Pij is greater than zero. Sum of elements of n is equal to 1. बहुत थ्योरी लिखी है, अब बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक बस स्टेशन है मुरादाबाद, जहाँ मैं रहता हूँ, दूसरा दिल्ली, तीसरा नोएडा, ठीक है। तो अगला यहाँ से मैंने मार्क करा मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा। अब यहाँ दिखा रहा है मेरे को जाने की प्रोबेबिलिटी, लाइक मैं ये है जो मेरी करंट स्टेट है मुरादाबाद, दिल्ली, नोएडा, एंड ये जो है मेरी होने वाली स्टेट, यानी कि मैं अभी मुरादाबाद पर हूँ और मेरे को एक स्टेप लेना है, आइदर टू मुरादाबाद, आइदर टू दिल्ली, आइदर टू नोएडा, केवल एक स्टेप, ये दैट इज कॉल्ड एज वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सेम फ्रॉम दिल्ली, आइदर आई कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुरादाबाद, फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली और दिल्ली टू नोएडा, सेम फॉर नोएडा। तो मतलब क्या है, ये है मेरी n माइनस वन स्टेट,
यानी कि जहां मैं अभी हूं, ठीक है। एंड कहाँ जाना है, मेरे को जाना है यहाँ पे, यानी कि nth स्टेट पे। तो ये जो दिखाती है ये वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी, एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। यानी कि ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी, एंड दैट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कुछ वैल्यू मानता हूँ अपनी तरफ से कि मुरादाबाद टू है, मुरादाबाद तो जाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। आई कांट गो फ्रॉम सेम सिटी टू सेम सिटी, ऐसी ये जीरो, ये भी जीरो। मान लो कि मुरादाबाद टू दिल्ली की प्रोबेबिलिटी जाने की है 0.6, ये हो जाएगी 0.4। ये मान लो 0.3, ये हो जाएगी 0.7। ये मान लो 0.5, ये हो जाएगी 0.5। अब इस टेबल में और इस मैट्रिक्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो मेरे पास हर रो है उसमें हर एलिमेंट आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, एंड हर रो का सम वन है। 0.6 प्लस 0.4 1, 0.7 प्लस 0.3 1, 0.5 प्लस 0.5 1, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि हर एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि मैं मुरादाबाद पे खड़ा हूँ, मेरे पे केवल तीन ही ऑप्शन है, आइदर गो टू मुरादाबाद, आइदर गो टू दिल्ली, आइदर गो टू नोएडा। तो ऑब्वियसली सबका सम वन ही होगा, तो कहीं ना कहीं जाना ही है मेरे को, सबका सम वन। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इक्वल टू वन, राइट। अब होता है, एक होता है एन स्टेप ट्रांजिशन, ये कहता है वन स्टेप आइदर, मतलब मैं बताता हूँ कि वन स्टेप का मतलब क्या था। वन स्टेप मीन्स आइदर आई एम गोइंग फ्रॉम मुरादाबाद टू दिल्ली, आइदर आई एम गोइंग मुरादाबाद टू नोएडा, और फ्रॉम मुरादाबाद टू मुरादाबाद। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पहले मैं मुरादाबाद टू दिल्ली जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर मुरादाबाद वापस आ रहा हूँ, ये नहीं, ठीक है। केवल सिंगल स्टेप, वन स्टेप। अब मैं पढ़ूंगा एन स्टेप, यानी कि मल्टीपल स्टेप में लिख सकता हूँ। तो देखो, यार मैट्रिक्स में कर दीजिए कोई। एन स्टेप मतलब क्या है कि मैं मान लो इनिशियली जीरो पर हूँ, ठीक है। आई एम इनिशियली एट जीरो। अब मैं जाऊंगा एक्स एन पे, अभी मैं एक्स जीरो पर हूँ, बट आई विल गो टुवर्ड्स एक्स एन। तो एक्स जीरो से एक्स एन कितने हो गए, एन स्टेप हो गए, एन माइनस जीरो, एन स्टेप हो गई। एंड इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए आई टू ए जे, राइट। तो आई विल गो फ्रॉम ए आई टू ए जे इन n steps, in n steps, right। अब मैं अभी देखो कॉन्सेप्ट इसमें और भी होते हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ सारे। बट एक है ना बस हमें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्कऑफ वैल्यू ना, खुद से बाकी सब चीज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो देखो क्वेश्चन के थ्रू आऊंगा, बिकॉज मार्कऑफ में क्या है कि रिप्रेजेंटेशन काफी मुश्किल हो जाती है, बट मैं कहूँगा क्वेश्चन के थ्रू इसको, राइट। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं इसको। ये है मान लो मेरे पास गिवन अ मार्कऑफ चेन with three states 1 2 and 3, and I am asked ये मेरे पास P है, ये P0 है, ये I have to calculate P1 P2 and Px equal to 3। अब डरना मत, ये क्या क्या है मैं सब चीजें बताऊंगा, सब चीज, ठीक है। क्वेश्चन तो सब चीजें समझ में आने वाली है आपको। तो देखो क्वेश्चन में एक मार्क ऑफ चेन गिवन है एंड तीन स्टेट्स है 1 2 एंड 3। तो स्टेट्स का मतलब क्या है, जितने की आपको रो होंगे, वन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीन रो तीन कॉलम मतलब तीन स्टेट्स, राइट। अगर आपको पी में कुछ करना है ना, पी दैट शोज टीपीएम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सो ये हम ऊपर पढ़ के आ टीपीएम, देखो टीपीएम दैट इज टीपीएम, राइट। तो टीपीएम अगर गिवन है तो आपको पी से गिवन होगी, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू पी। अब जो भी आपको P0 से या P1 से गिवन हो ना, P0 से होता है बेसिकली हर क्वेश्चन में, दैट इज इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। केवल टर्म्स के नाम याद रखो, अभी लॉजिक में मत जाओ, केवल टर्म्स के याद रखो, ठीक है। जो P0 है दैट इज इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, P इज TPM। तो आपको अगर P1 निकालना हो, P1 या आपको PN निकालना, मान लो PN एट एनी इंडेक्स निकाल लेता हूँ मान लो मैं, दैट विल बी इक्वल टू PN माइनस 1 इनटू P, राइट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पी एन इक्वल टू पी एन माइनस वन इंटू पी। तो मेरे को यहाँ पे पी वन निकालना है, तो पी वन इक्वल टू पी जीरो इंटू पी। पी जीरो गिवन है, ये इनिशियल मैट्रिक्स,
इनटू पी, पी मेरे पास टीपीएम है जो कि ऊपर लिखा हुआ है ये वाली मैट्रिक्स, तो यहाँ P1 आ गया। अब P1 आ गया तो आपको P1 किस ऑर्डर का आएगा, आप 1 क्रॉस 3 का आएगा। अब P2 निकाल लो, P2 कैसे निकलेगा, P1 जो ये मैट्रिक्स अभी आई है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप P से, ठीक है। ऐसे आपको अगर P3 निकालना तो P3 इक्वल टू P2 इंटू दैट टीपीएम, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल है, मैंने कैलकुलेशन करनी है बट कर लेना। अब सेकंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखो, पी एन इक्वल टू पी एन माइनस वन इंटू टी पी एम, और पी जिसे मैं दिखाता हूँ वैसे, ठीक है। तो पी एन माइनस वन इक्वल टू पी एन इक्वल टू पी एन माइनस वन इंटू टी पी एम, राइट। हाँ, अब देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार को, पी एन इक्वल टू पी एन माइनस वन इंटू पी, राइट। अब अगर आपको कभी भी निकालना हो, क्वेश्चन में गिवन हो ऐसे पी एक्स टू इक्वल टू थ्री, ये कुछ भी गिवन हो, जैसे मान लो पी एक्स एन इक्वल टू एम, आपको अगर ये निकालना हो ना क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे, तो देखो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो एन हो, मान लो एन टू है मेरा इस केस में, तो टीपीएम यानी कि पी वाली मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर दो। पहला ऑप्शन ये, टीपीएम को मल्टीप्लाई कर दो दो बार, पी क्रॉस पी आ जाएगा मेरे पास, है ना। दो बार ही मल्टीप्लाई करूंगा तो पी क्रॉस पी ही आएगा मेरे पास, पी क्रॉस पी आ गया। अब ये आ गया मेरे पास एक्स टू के लिए। अब जो भी इक्वल टू मान लो एम है, एम एम मान लो थ्री है मेरे क्वेश्चन में, तो एम इक्वल टू थ्री मतलब, वन सेक, तो पी क्रॉस पी मतलब क्या है कि ट्रांजिशन या फिर टीपीएम मैट्रिक्स का होल स्क्वायर। अब अगर होगा पी एक्स एन इक्वल टू एम निकाल लो, पी एक्स एन इक्वल टू एम, राइट। तो क्या होगा, ये निकालना अगर आपको, तो आपने जितने जितनी बारी एन हो उतनी बारी तो पी को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू मतलब क्या है कि टीपीएम को दो को मल्टीप्लाई कर दो पी क्रॉस। अब इक्वल टू एम है, जो भी एम हो हम उसी कॉलम को एक्सेस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन में हमको पी एक्स टू इक्वल टू थ्री के बंदा, एक्स टू इक्वल टू थ्री, तो दो बार मैंने टीपीएम को मल्टीप्लाई करा पी क्रॉस पी, और जो थर्ड आएगा, थर्ड कॉलम आएगा, इसको मैंने एक जगह स्टोर करा लिया, ठीक है। दैट इज 0.26, 0.34 और 0.29, ठीक है। ये आ गया मेरे पास पी क्रॉस पी का थर्ड कॉलम। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इनिशियल मैट्रिक्स से, दैट इज 0.7, 0.2, 0.1। पी जीरो रिप्रेजेंट्स इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो मेरे पास ये आया है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पी जीरो से, तो जो भी आएगा मेरे पास सीधे आंसर होगा पी एक्स टू इक्वल टू थ्री का, सही है, राइट। और पता है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वन क्रॉस थ्री, क्योंकि ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी ये वाली, ये आएगी वन क्रॉस थ्री की, रो एक है कॉलम तीन है, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं थ्री, सॉरी वन क्रॉस थ्री से, सॉरी ये वाली मैट्रिक्स में थ्री क्रॉस वन किया, वन क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस वन, तो जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी वन क्रॉस वन, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा, बस एक एलिमेंट, राइट। तो कुछ नहीं करना, पहला मेथड है, अगर पी एक्स एन इक्वल टू एम गिवन हो तो उसको एन टाइम्स टीपीएम को मल्टीप्लाई करो, और उस एमएथ कॉलम को एक्सेस करो, और उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन की पी जीरो वाले से, तो जो भी आंसर आएगा दैट्स इट, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये, तो मेरे पास कॉलम आया था जो दो बारी मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम एक्सेस करा था, वो ये था। इसको मल्टीप्लाई करना इससे, यानी कि ये क्या है मेरे पास इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0.26 इंटू 0.7 प्लस 0.34 इंटू 0.2 प्लस 0.29 इंटू 0.1, तो ये दिस विल बी माई फाइनल आंसर, राइट। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं करना है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो उसको, एमएथ कॉलम को एक्सेस करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, सो आ जाएगा। अब इसका एक और मेथड होता है, एक और अप्रोच है इसकी। वो अप्रोच क्या है कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी एक्स टू इक्वल टू थ्री निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखो एक्स टू इक्वल टू थ्री मतलब क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है कि इफ आई हैव टू कैलकुलेट एक्स टू इक्वल टू थ्री, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास। अगर मेरे को पी ऑफ एक्स एन इक्वल टू एम निकालना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, एक सेकेंड, हाँ।
आप P2 निकालो, यानी कि जो भी n हो वो निकालो, अगर 2 है तो P2 निकालो, P2 एंड ऑब्जर्व द थर्ड एलिमेंट, बस, राइट। समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊँ क्या है? अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एट xn इक्वल टू m, तो ये जो n है ना, n, ये ढूंढो। अब आप Pn निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल इसके से P2 निकाला है, P2 का फॉर्मूला क्या था? P1 इंटू P, Pn इक्वल टू Pn माइनस वन इंटू TPM। तो वही है, अगर आपको Pn निकालना है तो Pn माइनस वन इंटू TPM निकाल लिया, आंसर आ गया। आप उसके थर्ड एलिमेंट को, यानी कि जो भी इक्वल टू m हो उस एलिमेंट को एक्सेस करो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। दो मेथड, आइदर जितना, अगर xn इक्वल टू m है, अगर प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू m है, तो या तो n टाइम्स TPM को मल्टीप्लाई करो, उसके nth कॉलम को एक्सेस करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो विद इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ऐड करते हो। सेकंड ऑप्शन, P ऑफ n को ऑब्जर्व करो, जो भी n है उसको P ऑफ n को ऑब्जर्व करो। कैसे? Pn इक्वल टू Pn माइनस वन इंटू TPM, ये ऑब्जर्व कर लो, है ना। अब क्या करना है? उसके mth कॉलम को एक्सेस कर लो, बस, दैट्स इट। ठीक है, आंसर। आगे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, बट हाँ, दोनों से आंसर सेम आएगा, बिल्कुल राइट। अब आगे देखो, कंसिडर अ मार्कऑफ चेन विद टू सेट्स 1 एंड 2 विद टीपीएम दिस एंड इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज दिस। अच्छा, यहाँ पे टीपीएम तो P गिवन है, बट यहाँ पे इनिशियल सेट P1 गिवन है मेरे को, ठीक है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में जीरो क्यों होते हैं, P0 मींस इनिशियल सेट, कहीं कहीं 1 नहीं गिवन है, P1 इनिशियल सेट, राइट। तो वो क्वेश्चन के ऊपर है। अब इवैल्यूएट P2 एंड P3, आल्सो इवैल्यूएट स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पढ़ाता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो, पहले P2 निकालो, P2 क्या होगा? P1 इंटू P, P3 होगा P2 इंटू P। तो ये सिंपली आप निकाल देना, मैं निकालने आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। P1 गिवन ही है मेरे को। अब जब भी क्वेश्चन में आपसे दो चीजें बोलेगा, आइदर टू फाइंड स्टेडी स्टेट और टू फाइंड लॉन्ग रन, आइदर टू फाइंड स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन और टू फाइंड लॉन्ग रन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो याद रखो कि पाई वन पाई टू एक मैट्रिक्स है। अच्छा, जितनी स्टेट होंगी, फॉर एग्जाम्पल इसमें दो स्टेट है, कैसे पता चला? गिवन है टू स्टेट, ऑल्सो यहाँ पे रोज भी टू है टीपीएम में और कॉलम भी टू है, तो टू स्टेट हो गया। तो जितनी स्टेट है उतने पाई ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर टू स्टेट है तो पाई वन पाई टू, अगर तीन स्टेट है तो पाई वन पाई टू पाई थ्री, फोर है तो पाई वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर। बट इस केस में दो दो स्टेट है, तो लॉन्ग रन निकालने के लिए क्या करूंगा? लॉन्ग रन निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है, या फिर लॉन्ग रन या फिर स्टेडी स्टेट निकालने का एक ही ऑप्शन है। ये मैट्रिक्स लिखो पाई वन पाई टू, इसको मल्टीप्लाई करो टीपीएम से। जैसे हमारे यहाँ टीपीएम क्या गिवन है अभी? 0 1 हाफ हाफ, 0 1 हाफ हाफ, इसको इक्वल कर दो पाई वन पाई टू की। आए समझ में? यानी कि दिस पाई वन पाई टू ऑपरेटेड ऑन अ टीपीएम इक्वल टू पाई वन पाई टू। यहां से पाई वन पाई टू की एक इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन वेरिएबल तो है, सॉल्व कैसे करूंगा? दूसरी इक्वेशन यूज करूंगा, पाई वन प्लस पाई टू इक्वल टू वन, ठीक है। ये तो हर जगह ट्रू है, पाई वन प्लस पाई टू इक्वल टू वन हर जगह ट्रू है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बहुत इजी। क्या करना है? पाई वन पाई टू मैट्रिक्स लिखो, मल्टीप्लाई करो विद टीपीएम एंड दैट इक्वल टू पाई वन पाई टू। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ, और ये यूज तभी होगा जब हमें लॉन्ग रन या फिर स्टेडी स्टेट, लॉन्ग रन या फिर स्टेडी स्टेट की बने। तो पाई वन पाई टू मैंने लिखा, दो सेट है, और टीपीएम 0 1 हाफ हाफ है, 0 1 हाफ हाफ इक्वल टू पाई वन पाई टू। अब पाई वन इंटू जीरो प्लस पाई वन इंटू हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई वन इंटू जीरो प्लस पाई टू इंटू हाफ, हो जाएगा पाई टू इंटू हाफ, पाई टू अपॉन टू, एंड ये हो जाएगा कॉलम टू, हो जाएगा पाई वन इंटू वन प्लस पाई टू इंटू हाफ, दैट इक्वल टू पाई वन पाई टू। कंपेयर करो दोनों को, इक्वेशन आ गई पाई टू इक्वल टू पाई वन, एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन पाई टू प्लस पाई वन इक्वल टू वन। सॉल्व करो, पहले आगे पाई वन इक्वल टू टू बाई थ्री, दूसरा आगे पाई टू इक्वल टू टू बाई थ्री, आंसर। तो जब भी स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को बोले, मतलब उससे वो पाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली पाई, पाई वाली मैट्रिक्स इनटू टीपीएम इक्वल टू पाई वाली मैट्रिक्स, वहां से पाई की इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ पाई वन प्लस पाई टू इक्वल टू वन से, राइट। तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं चेक वेदर दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी वेक्टर और नॉट। कैसे चेक करूंगा मैं? सिंपल है, देखो, प्रोबेबिलिटी वेक्टर की दो कंडीशन बताई थी आपको कि हर एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सेकंड कंडीशन सबका सम वन होना चाहिए।
तो हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 है एंड सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यस इट्स अ प्रोबेबिलिटी वेक्टर। ठीक है। अब आते हैं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, चेक वेदर इट्स रेगुलर और नॉट। देखो, कोई भी मैट्रिक्स तब रेगुलर होती है जब उसकी कोई सी भी पावर, यानी कि ए की पावर एन, कोई सी भी पावर में हर एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो ये कंडीशन होती है, चाहे ए में हो, चाहे ए स्क्वायर में हो, चाहे ए की पावर 100 में हो, लेकिन सारे एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ देखो आप, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए है 0 1 हाफ हाफ, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे एक एलिमेंट जीरो आ रहा है, बट जब मैं इसको ए स्क्वायर निकाल लाऊंगा तो वहाँ पे एलिमेंट आएगा हाफ हाफ 1/4 3/4, देन इन दैट केस मेरे को सारे एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो यस दैट्स एन इजी थिंग, दैट विल बी आर रेगुलर मैट्रिक्स, राइट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं towards the last second question. Find the steady state distribution of Markov chain whose TPM is this. TPM given है, steady state निकालना है, कुछ नहीं, दो स्टेट है तो पाई 1 पाई 2 इंटू दिस TPM इक्वल टू पाई 1 पाई 2, इक्वेशन आगे पाई 2 इक्वल टू पाई 1, दूसरी इक्वेशन होती है पाई 2 प्लस पाई 1 इक्वल टू 1, सॉल्व करिए, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अब next thing, a man either drives a car or catches a train to go to office each day. He never goes out 2 days in a row by train, but if he drives one day, the next day he is just likely as to drive a car again as he should travel by train. Now suppose that on the first day of the week, the man tossed a fair dice and drove by car, drove to work by drove to work if six appeared. Find probability that he takes a train on third day. Second, probability that he drives to work in the long way. तो देखो क्या क्वेश्चन है कि एक इंसान इधर ट्रेन से जा रहा है या कार से जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो 2 दिन लगातार ट्रेन से ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि अगर वो ट्रेन में है तो नेक्स्ट डे वो कार से ही जाएगा, ठीक है। अब लेकिन अगर कार में है तो या तो वो कार से जाएगा नेक्स्ट जाएगा ट्रेन से, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, राइट। कह रहा है नाउ सपोज दैट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक द मैन टॉस अ फेयर डाइस एंड ड्रॉप टू वर्क इफ सिक्स अपीयर्ड। क्या करा कि उसने फर्स्ट डे ऑफिस के एक टाइस उछाला, डॉस उछाला डाइस, तो अगर उसमें 6 आएगा तो वो कार से जाएगा, अदरवाइज ट्रेन से, राइट। तो पहले मैं इसकी वो बनाया था टीपीएम, दैट इज इक्वल टू टी सी यानी कि इनिशियल स्टेट ये है टी सी एंड फाइनल ये है। तो अगर इनिशियली ट्रेन में है तो नेक्स्ट ट्रेन से पक्का नहीं जाएगा, लिखा है क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट कार से जाएगा, तो आंसर 1 होगा। अब अगर वो अभी ट्रेन में है, अगर कार में है तो नेक्स्ट डे ट्रेन से जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाफ। अगर अभी कार में है तो नेक्स्ट डे कार की प्रोबेबिलिटी हाफ। सो ये मेरी टीपीएम बन गई और आई कैन सी इट एज पी। क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स अ ट्रेन ऑन थर्ड डे। उससे पहले फर्स्ट डे देखते हैं। फर्स्ट डे में अगर ये प्रोबेबिलिटी है ट्रेन की, ये है कार की, टी कॉमर्स सी मैं बता रहा हूँ ऑर्डर, तो 5 से ट्रेन से जाने की, बिकॉज केवल 6 आएगा तभी वो कार से जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेन से जाएगा। तो 5 इस प्रोबेबिलिटी कब, जब वो ट्रेन से जाए, और 1/6 कब, जब वो कार से जाए, राइट। तो फर्स्ट डे होगा मेरे पास 5/6 ट्रेन जाने की प्रोबेबिलिटी, 1/6 कार जाने की प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड डे निकालना है, तो P1 तो मैंने निकाल लिया, इनिशियल स्टेट। अब मेरे को अगर P2 निकाल लो, P2 इज Pn-1 इंटू P, तो P2 इज इक्वल टू P1 इंटू P आ जाएगा। P3 निकाल दिया, P3 इक्वल टू P2 इंटू P, तो ये आ गया थर्ड डे। अभी आ गया मेरे पास थर्ड डे का डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड डे में आ रहा है कि ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी है, कार से जाने की है। अच्छा, हर इंसिडेंट पे सबका सम 1 होगा, रो का। तो अब मैं से अब पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ही टेक्स ट्रेन ऑन थर्ड डे, तो ट्रेन की हो गई 11/20, दैट्स इट, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ही ड्राइव्स टू वर्क इन द लॉन्ग रन। अब देखो लॉन्ग रन में वही पाई वाली चीज लगा दो, पाई 1 पाई 2 इनटू दैट टीपीएम इक्वल टू पाई 1 पाई 2, राइट। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इक्वेशन आएगी पाई 2 पाई 1 के टर्म्स में, पाई 2 ये आ गया, पाई 1 ये आ गया। पाई 1 था ट्रेन का, पाई 2 था कार का, तो मुझसे कार का पूछा है तो आई विल से इट एज 2, दैट्स इट। यही क्वेश्चन था मेरे पास, ये कवर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो टफ नहीं था। आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, टीपीएम बनाना है, क्योंकि टीपीएम बना दे तो आंसर, आपका आंसर आ ही जाएगा फॉर श्योर, राइट। तो अब देखो,
यहीं पे मेरा मार्क ऑफ खत्म होता है, राइट। मार्क ऑफ खत्म होता है यहाँ पे मेरा। मार्क ऑफ में कुछ नहीं था, सिंपल आपको टीपीएम कॉन्सेप्ट में रखना है और पी एन इक्वल टू पी एन माइनस वन टीपीएम, और वो कैसे एक्स एन इक्वल टू एम निकालता हूँ मैं, और कैसे मैं स्टेडी स्टेट निकालता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बस क्लासिफिकेशन और टाइप्स पढ़ लिया ना, बस बाकी सब मैंने कवर कर लिया, ठीक है। सो विद दिस हमने ये पढ़ लिया मार्कऑफ, हमने अपना पॉइजन पढ़ लिया, हमने अपना पीएसजीएफ पढ़ लिया। सो सक्सेसफुली वी हैव एंडेड अवर पीआरपी कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू पार्ट 6। आज सारे पार्ट कवर हो गए हैं। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। इसमें पूरी टीम के लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगी है, तो प्लीज़ उसमें एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। सो फाइनली लास्ट वीडियो था पीआरपी की सीरीज का। हम और सीरीज लाते रहेंगे आपके लिए, एंड आई नो यू विल डू योर बेस्ट, एंड आपका पेपर बेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।